नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में अब तक भले ही शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार न हो पाया हो, लेकिन उपचुनाव को लेकर हलचल और तैयारी अब दिखने लगी। सिंधिया समर्थकों के पार्टी में आने से स्थानीय स्तर पर न सिर्फ बीजेपी के कई बड़े नेताओं की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ गई हैं, बल्कि अस्तित्व को बचाने के लिए अब दबाव की राजनीति भी दिख रही। हालात ये हैं, बीजेपी के कुछ नेताओं के तेवर बगावती हो गए और वो अब कोई बड़ा कदम उठाने की धमकी तक दे चले हैं। सिंधिया जी कितनी देर में बनेंगे ये चर्चा? जल्दी बन जाएंगे। हम बता रहे ना आपको, अगर कोरोना नहीं फैलता तो वो तो जब ही बन जाते। जब फार्म डरे 10 दिन बाद ही बन जाते। मध्य प्रदेश की पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी अभी विधायक भी नहीं है, लेकिन दावा करती हैं कि सिंधिया समर्थक तमाम नेता शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। ये शायद मंत्री बनने की बेचैनी ही है जो न सिर्फ इमरती देवी बल्कि महेंद्र सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर और प्रभुराम चौधरी सहित जितने भी विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, विधायक न होने के बावजूद मंत्री बनने की इच्छा छुपा नहीं पा रहे हैं। ये बात कौन कर रहा, ये बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं क्या जल्दी पड़ी, जब हमें जल्दी नहीं है तो उन्हें काय की जल्दी है। बीमारी है, महामारी है, जान है तो जहान है, इतनी जल्दी उन्हें क्यों भड़बड़ाहट है? बना लेंगे सरकार, बन जाएंगे सब मंत्री। का विशेषाधिकार है, वो उनको लेना है। जो भी वो निर्णय लेंगे पूरी पार्टी उनके साथ है। पार्टी बदली, पद गया तो सुर भी बदल गए। मंत्री बनने के लिए किसी को सिंधिया तो किसी को सीएम से आस है। मंत्रिमंडल के इतर उपचुनाव की बात करें तो यहां भी सिंधिया समर्थक नेता टिकट की आस लगाए बैठे हैं और सिंधिया समर्थकों को यही आस बीजेपी में बगावत की वजह बनती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं को लगता है कि यदि सभी सिंधिया समर्थकों को टिकट दे दिया गया तो उनकी राजनीति का क्या होगा। इस लिस्ट में उन नेताओं का नाम सबसे ऊपर है जो कांग्रेस से बागी 22 नेताओं के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरते थे। मसलन प्रद्युम्न सिंह ने बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया को हराया, प्रभुराम चौधरी ने गौरीशंकर छेजवार की बेटी मुदित को शिकस्त दी, मनोज चौधरी ने पूर्व मंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी को हराया, रणवीर जाटव ने लाल सिंह आर्य को मात दी, रघुराज कंसाना ने रुस्तम सिंह को हराया। अब ऐसे में जब सिंधिया के साथ आए सभी 22 विधायकों को टिकट देने का भरोसा दिया गया तो बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर हारे दिग्गजों को अपनी सियासी जमीन खिसकने का डर है। लिहाजा ये नेता अब हर तरीके से आला कमान पर दबाव बनाने में लगे हैं। कैमरे पर भले ही खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताएं, लेकिन अपने पुराने काम, पार्टी के प्रति वफादारी और विधानसभा क्षेत्र की सर्वे का सहारा लेकर बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। इधर कांग्रेस का दावा है कि बगावत के दिन से ही पार्टी ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर ली थी। मैंने एक सिपाही के नाते निष्ठापूर्वक काम किया है, समर्पण के साथ काम किया है, परिश्रम के साथ काम किया है। पार्टी मेरे बारे में जो भी फैसला करेगी मैं पार्टी के उस फैसले में सहमत रहूं कि पार्टी मुझे जहां से भी लड़ाएगी तो और नहीं लड़ाएगी तो पार्टी के लिए काम करने की दृष्टि से मैं पूरी तरह मनसा वाचा कर्मणा से तैयार हूँ। जिस तरह से वो छोड़ के गए हैं कांग्रेस और इस सरकार जो गिरी और इसमें जो फेरबदल हुआ, उसमें जो जनता का नुकसान हुआ, ये अपने आप में एक अहम मुद्दा चुनाव में रहेगा। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह ज्यादातर सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट करना भी माना जा रहा है। जाहिर तौर पर यदि यही हालात 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बनते हैं तो बीजेपी के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। वैसे खबर है कि जीत की गारंटी और अंदरूनी सर्वे का हवाला देकर बीजेपी में शामिल हुए कुछ सिंधिया समर्थक नेताओं के टिकट कट सकते हैं और उन्हें निगम मंडल में लाकर हालात को संभाला जाएगा। ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो सियासी उठापटक और उथल पुथल के बीच में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ तो ये बात तो तय थी कि सत्ता परिवर्तन में जिनकी अहम भूमिका रही है, चाहे वो पहले सरकार का हिस्सा रहे हों या अब बनना चाहते हों, पहले वो लोग जो मुखालफत करते थे, अब जो साथी बनकर साथ खड़े हैं, उन सबके सामने अपने अपने अस्तित्व को
सिद्ध करने की और जिस पद पर वो कम से कम काम करते रहे हैं उस पद तक वापस पहुंचने की चुनौती है। और यहां चुनौती ये है कि अब उनके साथ चुनाव भी लड़ना है, अगर टिकट मिलता है तो जीतना भी है और पद को भी प्राप्त करना है, भले ही कोई कितना ही कहे कि हमें पद की कोई लालसा नहीं। लेकिन इन सब के बीच में ऑफिशियल स्टेटमेंट अब भी यही आते हैं कि सामने वाले विरोधियों को क्या जल्दी सबको है, तैयारी सब तरफ दिखाई पड़ रही। हमारे साथ में दो बहुत ही कद्दावर, जिम्मेदार, अनुभवी नेता, पूर्व मंत्री, दोनों अलग अलग पक्षों से जुड़े हुए हैं। पीसी शर्मा जी हैं, पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। अजय विश्नोई साहब हैं, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। अजय जी नमस्कार, आपको स्वागत है आपका। पीसी शर्मा जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, आज शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट यही रहता है कि यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब केवल कोरोना संक्रमण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जहाँ भी रिपोर्टर पहुँचते हैं और ख़ास तौर से ग्वालियर चंबल अंचल में कई नेताओं की सियासत, कई विधायकों की, पूर्व विधायकों की सियासत इस बात से रही है कि वो सिंधिया का विरोध करें। और अब उनमें खलबल ये कि उनको पहले तो टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा और दूसरा ये कि क्या उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा कि नहीं। निश्चित तौर पर क्योंकि ये सरकार जो बदली, कमलनाथ जी की सरकार गई और शिवराज जी की सरकार आई है जी, ये एक दल बदल से हुआ कि 22 विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। आज जो भी वक्तव्य आए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वो बात अलग है, लेकिन आज कन्फ्यूज़न 22 लोगों में जरूर है कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो पेपर में हम पढ़ते हैं कि जो सर्वे आ रहे हैं कि केवल 3 लोग ऐसे हैं जो चुनाव जीत सकते हैं, बाकी नहीं जीत पाएंगे, ये ऐसा बताया जाता है कि बीजेपी का सर्वे हुआ है। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता, ये जो 22 चुनावों पे हारे, सब बड़े बड़े कद्दावर नेता थे, चाहे वो रुस्तम सिंह जी हों, दीपक जोशी जी हों या मौर्य जी हों, जितने भी हैं, आर जी हों, ये सब मंत्री रहे और कद्दावर नेता है जिनकी अपनी एक साख है। और जब कोई ये देखेगा कि उसकी कोई दूसरा आके जीत गया, जो दूसरी पार्टी से आया था, कांग्रेस से आया था, तो निश्चित तौर पर उनको हमेशा ये लगेगा कि इसके बाद हमारा जो आगे का फ्यूचर है वो समाप्त है। और इसीलिए दीपक जोशी जो पूर्व मंत्री और कैलाश जोशी जी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि सब रास्ते खुले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ राजनीति में जब ये कोई ये देखता है कोई नेता कि अब वो ऐसा दौर आ रहा है कि वो उसकी राजनीति ही समाप्त हो जाएगी, तो वो सोचने को मजबूर हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये उथल पुथल भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेज़ी से चल रही है। और दीपक जोशी जी की जैसे बात करें तो किसी ज़माने जो स्टूडेंट लीडर थे, तो उनका जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस की जो यूनियनें हुआ करती थी NSU, उसके साथ चुनाव में ऐसे बहुत से लोग हैं। या रुस्तम जी का भी देखें, वो DIG थे, उससे भी राजनीति में आए। तो ये सब चीज़ें जो आगे आने वाला समय है जी, ये मान के चलिए कि बहुत उथल पथल का है। और ये जिस तरह से आज कोरोना का संक्रमण चला हुआ और जिस तरह से सरकार बदली और जो चीज़ें दिक्कतें आई हैं पूरे उसमें, क्योंकि एक सरकार अगर रहती लगातार तो बातें कंट्रोल करना एक अलग तरीके से होता है, लेकिन जो चेंज होने से जो कसावट थी, वो कसावट जो ख़त्म हुई है, उसकी वजह से भी ये 22 के 22 लोगों के खिलाफ एक माहौल रहेगा। और ये मान के चलिए कि जो कोरोना संक्रमण में जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं, ये भी जो प्रेजेंट सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उन सब के खिलाफ जाने वाला है। इसलिए आने वाला समय कोई भी चीज़ें कोई निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि अब क्या होने वाला है। और कांग्रेस का जो नेतृत्व है और जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से हर चीज़ के लिए आगे तैयार है। अजय विश्नोई साहब, भले ही ऑफिशियली पार्टी नेता अपने बड़े नेताओं के पास में जाकर के अपनी बात कहते होंगे, अपने मंचों पर ही बात कहते होंगे और इसको कहने में कोई दिक्कत नहीं कि पार्टी में काफ़ी अनुशासन है और पार्टी में
एक तरह से जो आला कमान कहते हैं उसके ऊपर सभी लोग मशवरा करके जो एक निर्णय होता है उसका पालन करते हैं, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ हद तक बदली हुई हैं, चेंज हैं। अब आपके खेमे से या भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ नेता कह चले हैं कि विकल्प सबके लिए खुले होते हैं और हर वक्त खुले होते हैं, और ये इशारे होते हैं। इस तरह की बातें जब कांग्रेस के खेमे में शुरू हुई तो किन परिस्थितियों को प्राप्त हुई ये प्रदेश के सामने है और आप भी समझ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में वक्त रहते इन सबको मनाने की स्थिति है, या ये जो सारे विकल्प खुले हैं ये चैलेंज बनेगा पार्टी के लिए? पटन जी, अब जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं इसमें सवाल तो बहुत से खड़े हो रहे हैं और खड़े होंगे जी। परंतु एक बात बताइए, नेताओं को अक्सर इस बात के लिए बदनाम किया जाता है कि समय काल और परिस्थिति के साथ ये बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, करवट बदल लेते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। आज जो समय काल और परिस्थिति खड़ी हुई है उसमें हर नेता एडजस्टमेंट के लिए तैयार खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के हम नेताओं की चर्चा कर लें। जो लोग चुनाव पिछली बार हारे थे और इस बार संभवतः उनको टिकट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो लोगों ने हमारे लिए विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, निश्चित रूप से उनका सम्मान रखना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। परंतु उसके साथ साथ चुनाव जीतना है, ये भी कश्मकश है, और चुनाव जीतने के लिए यदि कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं है, ये फैसला मैं नहीं कर सकता। ये फैसला करने वाले नेता हमारे पास बैठे हुए हैं। मैं तो एक अनुमान, एक आपको अपना बताता हूँ कि जहां तक वो सिंधिया इलाके की बातचीत हम जहां कर रहे हैं, वहां सिर्फ दो पार्टी हुआ करती थी, एक बीजेपी और दूसरी सिंधिया। कांग्रेस ही सिंधिया थी और सिंधिया ही कांग्रेस थे। आज की तारीख में जब दोनों लोग पक्ष एक साथ मिलकर खड़े होंगे तो हम बहुत आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि चुनाव के परिणाम क्या होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं किसी और का नाम नहीं लूं, उदाहरण मैं अपना यदि देना कोशिश करूं। आज यदि उनकी जगह मैं कहीं होता जहां चुनाव हार गया और वहां पर अब हमारे जिसने हमको हराया था उसको टिकट देते और मैं पूरी ताकत लगा के भी उसका विरोध करने की सोच लेता, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं खड़ा होता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने पिछले 15 महीने में जितनी प्रताड़ना सही है कांग्रेस सरकार की, उससे वो इतना ज्यादा परेशान हो गया है, अब वो किसी भी हालत में दोबारा कांग्रेस की सरकार को नहीं बनने देना चाहता। जो सरकार बन गई है उसको नहीं खोने देना चाहता है। 15 साल की सरकार की अहमियत इस 15 दिनों में, 15 महीनों में उसको समझ में आ गई है, और अब हर हालत में वो चाहता है कि सरकार भाजपा की बनी रहे, और उसके लिए यदि हमारे नेता की बलिदान देना पड़ेगा तो हम देंगे, परंतु सत्ता का बलिदान नहीं देंगे। हम पार्टी का काम करेंगे, जिसको भी कहीं पे टिकट दी जाएगी हम उसको चुनाव लड़ाने में, जिताने में पूरी ताकत लगाएंगे। इस मानसिकता के साथ पार्टी का कार्यकर्ता उन 16 जगह, 22 जगह, 24 जगह काम करेगा। और जैसा मैंने कहा कि खासतौर से सिंधिया जी के इलाके में जब दोनों पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो जो कांग्रेस आज की तारीख में कोई नया वजूद वहां तलाश रही है, एक नई जमीन तलाश रही है, नए कार्यकर्ता तलाश रही है, नए पार्टी के कैंडिडेट तलाश रही है, वो अपनी जमीन पा पाए उसके पहले मैदान में चित हो जाए। अजय बिश्नोई साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात की, आपका राजनीतिक तजुर्बा बहुत लंबा है, लेकिन इस बात के लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है कि आपने जिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ में पार्टी जूझ रही होगी या जूझ रही है, क्योंकि ऑफिशियली कोई कहता नहीं है, आपने इसको इतने खुले दिल से स्वीकार किया और अपना एग्जाम्पल देके। लेकिन यहाँ दो तरह की दिक्कतें हैं। जो लोग आपके साथ शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग उस इलाके की फीडबैक ये दे रहे हैं कि अब ये लोग जनता की नज़र में कम से कम बहुत नेगेटिव हैं, क्योंकि इन्होंने एक तरह से उनका ट्रस्ट तोड़ा है, उनके साथ में एक तरह से धोखा किया है। वो लोग आज बार बार दावा कर रहे हैं कि जितने लोग पहले मंत्री थे वापस मंत्री बनेंगे, वापस उनको टिकट मिलेंगे, और आप तो स्वीकार कर रहे हैं बड़े दिल के साथ कि अगर उनकी जगह मैं होता तो जिन्होंने मेरे लिए अपनी सदस्यता छोड़ दी, अपना करियर दांव पे लगाया, मैं आज उनके लिए तैयार हूं। लेकिन सबके सब ऐसा करने के लिए तैयार है पार्टी में, ऐसा दिखता नहीं। गाए बगाए वो कहते हैं कि अवसर हमारे लिए भी खुले हैं, मौके हमारे लिए भी खुले हैं, हमारे लिए भी ऑप्शंस ओपन है। ये दो प्रॉब्लम है। देखिए, मैं फिर इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी हम बातचीत करें, मैं कहूं कि पार्टी से अलग हटके पार्टी के विरोध में मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा और पार्टी के चुनाव को प्रभावित कर दूंगा, तो मैं जानता हूं मेरी वो औकात नहीं है। क्योंकि मेरी औकात जो कुछ है वो भारतीय जनता पार्टी के, जब तक मैं कार्यकर्ता हूं, जब तक उसका नेता हूं, जब तक उसका कैंडिडेट हूं, तब तक मेरी औकात है। मैं दूसरी तरफ से बात करता हूं। एक बात तय है
यदि मैं बलिदान दे रहा हूं, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को टिकट दे दीजिए, उसको चुनाव लड़ाएंगे, मैं भी मदद करूंगा, तो एक स्वाभाविक अपेक्षा मेरी रहेगी कि इतने वर्षों का मेरा अपना योगदान है, उस योगदान की पहचान की जाए, उस योगदान को मान मिले, उस योगदान को सम्मान मिले और मेरे भी इतिहास को याद रखते हुए पार्टी में मुझको स्थान मिले। मैं समझता हूं हमारी पार्टी इस बात में कहीं कोई कोताही नहीं बरतने वाली है और जितना वो इन बलिदान देने वाले आए हुए साथियों के लिए जितनी चिंता कर रही है, उतनी जो हमारे अपने साथी अब बलिदान देंगे इस आने वाले चुनाव में, उनके भी मान का, उनके भी सम्मान का, पार्टी में उनके स्थान की भी उतनी गंभीरता से चिंता करेगी। अजय जी, आप पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से या पार्टी के अनुशासन की तरफ से बात कर रहे हैं? मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जो कैंडिडेट आपके साथ में आकर शामिल हुए हैं, सिंधिया खेमे के जो नेता हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो कांग्रेस पार्टी का ये फीडबैक है कि उनका नेगेटिव इमेज है पब्लिक के बीच में। कार्यकर्ता जिताता है नो डाउट, लेकिन वोट जनता करती है। अगर जनता के मन में ही उनकी छवि नकारात्मक है और उनके बलिदान को देखते हुए उनको टिकट मिल जाए तो कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए, एक ये प्रश्न है। तो ऐसे में पार्टी के सामने क्या विकल्प हैं? और अगर आप उनको टिकट देते हैं तो आपके अपने भी कह रहे हैं कि हमारे विकल्प खुले हैं। विषय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता क्या सोच रही है। मैं आपको जरा ऐसे लार्जर पर्सपेक्टिव में लेके जा रहा हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में 15 महीने का जिस प्रकार का सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने राज चलाया है, जिस तरीके से परेशान और प्रताड़ित किया है, जिस तरीके से एक के बाद एक झूठे वादे किए हैं और एक भी वादे को पूरा नहीं किया है, आदमी आम त्रस्त हो गया था। एक छोटी सी बात अपन लेके चल दें, कन्यादान के 51,000, शादी हुए साल भर हो गए, 51,000 आज तक उसके पास नहीं पहुंचे। ऐसे एक नहीं अनेकों चीजें हैं। किसानों के ऋण की माफी का वादा वो पूरा नहीं कर पाए हैं। लाडली लक्ष्मी के पैसे लोगों के खाते में नहीं पहुंचे हैं। इतनी ज्यादा लूट मार बची हुई थी अधिकारियों के स्तर पर, कर्मचारियों के स्तर पर। खुद कर्मचारी परेशान था, अधिकारी परेशान था और उससे जनता परेशान थी। जनता उस कांग्रेस के राज से त्रस्त हो गई है, इसलिए दोबारा कांग्रेस को वोट नहीं देगी। जिसने भी गलती कर ली थी उसने एहसास कर लिया। मैं जनता की बात कर रहा हूं। जनता आज की तारीख में व्यक्ति विशेष को बाद में, पहले सरकार जिससे कि उसको कुछ मिलता है और सरकार से उससे जहां कुछ जाता है उसकी चिंता करेगी। सरकार उसको कांग्रेस की नहीं चाहिए, सरकार उसको भारतीय जनता पार्टी की चाहिए। नेतृत्व उसको शिवराज सिंह चौहान का चाहिए। उसके साथ साथ जो लोग खड़े हैं उनको नेतृत्व देने के लिए उनके। जी चलिए, पीसी शर्मा जी आप इसका उत्तर देंगे। सरकार शिवराज की चाहिए जनता के लिहाज से, और जो पिछली सरकार का कामकाज था उसकी बहुत सारी खामियां बताई अजय बिश्नोई साहब ने, इस पर आप उत्तर जरूर दें। अजय बिश्नोई जी के लिए सब कहना बड़ा आसान है क्योंकि ये मंत्री बनने जा रहे हैं। इनको मंत्री बनने का मौका मिल रहा है और ये मौका कब मिल रहा है? जब 22 लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। तो मैं समझता हूँ कि ये कि अगर इनके साथ ऐसा होता कि ये चुने हुए नहीं होते और दूसरा आता तो ये वो पूरा उनका काम करते। ये इनके लिए कहना बहुत आसान है क्योंकि ये आज विधायक हैं और ये मंत्री बनने जा रहे हैं। रही बात जो इन्होंने कहा कि वहाँ सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है, तो जिस तरह इन्होंने कहा कि इनके अगर ये बीजेपी का काम नहीं भी करते तो कार्यकर्ता इनके साथ नहीं आता, ऐसे ही कांग्रेस का एक समुद्र है पूरा ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी, और वो अब निकल के आ गया है। वो भी सोच रहा है कि अब हम फ्रीली ज़्यादा काम कर पाएंगे। अभी तक सिंधिया जी के कहने से ही टिकट बढ़ते थे, वो कांग्रेस जन उमड़ के वहाँ पर आ गया है। तो वो कांग्रेस मिलकर चाहे सिंधिया जी का प्रचार हो चाहे लेकिन शर्मा जी बीजेपी का आकलन ये है कि वहाँ ग्वालियर चंबल में सिंधिया और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय थे। वो थे, लेकिन ऐसा दबा हुआ कांग्रेसमैन भी था जो आज उठ के आ गया है कि अब हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और ये 22 लोगों को कांग्रेस के पंजे पर वोट दिया था। ये वहाँ पर कांग्रेस के नेता जो मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी भी थे। वहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का भी नाम था। वहाँ पर दिग्विजय सिंह जी का भी नाम था, बाकी और कांग्रेस के नेताओं का नाम था। तब जाके ये 22 लोग जीते थे और तब कांग्रेस की सरकार बनी थी। और कमलनाथ जी की जो सरकार है 15 महीने की,
ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, किसी भी चीफ मिनिस्टर ने जितना इन्वेस्टमेंट लेकर आए हों, जिस तरह से युवाओं के लिए काम किया। और बात कर रहे हैं 25 लाख किसानों के कर्जे माफ हो चुके हैं, ये बाकी का करना इस सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया था। बिजली के बिल 100 रुपए 100 यूनिट, आदरणीय बिश्नोई जी, वो अब बिल 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के आ रहे हैं। मेरा ड्राइवर था, उसका भी बिल 100 रुपये आता था। एक गरीब आदमी था झुग्गी में रहने वाला, उसका भी 100 आता था। आज 1000 2 आ रहे। एक बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी, अगर 100 यूनिट जलाई है तो 100 रुपये ही देना है, ये कमलनाथ जी ने किया था। और रही बात उसकी 300 रुपये से 600 रुपये पेंशन की थी विधवा उसकी, और 15 साल में शिवराज जी ने केवल घोषणाएं की। पहले व्यापम में लोग मारे गए, 50 गोली से मारा गया किसान, लेकिन यहाँ किसानों को राहत दी गई, किसानों ने आत्महत्या नहीं की। और अभी जो 25 लाख के बाद जो बचा हुआ ऋण है, उसकी जिम्मेदारी जो पैकेज आ रहे हैं, आपके सारे बातों का उत्तर ले लेता हूं बिश्नोई जी से, लेकिन एक छोटा सा सवाल और आपसे एक भी मेरी बात सुन लीजिए। जितने यहाँ पर उद्योग आएंगे, उन उद्योगों में 70% यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये हमने पारित किया। 27% ओबीसी और सवर्ण के लिए 10%। वो चीजें कमलनाथ जी 15 महीने में कर गए हैं, जो 15 साल में शिवराज जी की सरकार ने नहीं की। और अगर कमलनाथ जी की सरकार बनी रहती तो छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति होती, एक भी कोरोना में यहाँ पे डेथ नहीं होती, एक भी जान नहीं जाती। ये सब वो संभालते, छत्तीसगढ़ जैसा माहौल आया। इनके आते ही 235 लोग कोरोना में चले गए, और न जाने कितने लोग सड़कों पे मारे गए, रेल से मारे गए। इनके पैर ही ऐसे पड़ते हैं। शर्मा जी, मैं आपकी सारी बातों का एक छोटे से प्रश्न का आप ही से उत्तर चाहता हूं। छोटा सा एक प्रश्न है, ग्वालियर चंबल अंचल में जहां बीजेपी की स्थिति पर आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, क्या वहां ये बात भी उतनी सच नहीं है कि सिंधिया जी के रहने से जब बहुत बड़ा वृक्ष होता है तो छोटे छोटे पौधे उसकी छाया में बहुत ज्यादा पनप नहीं पाते हैं? ये आप अच्छे से समझते हैं कि वहां अब जो चेहरे लड़ा करते थे आपस में, वो तो एक साथ जाके खड़े हो गए, जैसा बिश्नोई जी कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही है। उन्हें चुनना उनमें से, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन क्या कांग्रेस के खेमे में ये दिक्कत नहीं है कि अब जो उनकी छाया में पनप ही नहीं सके, एक बड़ा नाम सिंधिया, उनकी मर्जी से टिकट बंटना, उनकी मर्जी से मंत्री बनना, उनके कोटे के लोग बागों का वर्चस्व हर एक जगह के ऊपर दिखाई पड़ना, ऐसे में वो कार्यकर्ता क्या मजबूत चेहरे के तौर पर सामने आकर लड़ेगा तो जीत पाएगा? ऐसे ऑप्शन भी हैं, पहली बात तो वहां जो उनके सामने खड़े और लड़े और जीते। निश्चित तौर पर कांग्रेस में जो टिकट बनते थे नेता, वो कभी किसी भी सीट से एक टिकट नहीं मांगता, 10-10 लोग होते थे, उसमें से एक को टिकट दी जाती थी। तो ये 9 बाकी हैं अभी, और ये 9 बाकी है। और दूसरा, ये जैसा कहा मैंने पहले, जो बिश्नोई जी कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का वो स्थापित नेता, जो बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पर, जो नाम आपने गिनाए, ये बड़े नाम कितना ही पार्टी की वो करे, लेकिन इनका एक प्रभाव होता है। कोई नहीं चाहेगा कि दूसरा आकर यहाँ पर जीत जाए। और वहाँ पे जो नरेंद्र सिंह तोमर जी भी नहीं चाहेंगे कभी कि यहाँ पे वर्चस्व किसी और नेता का हो जाए। ये बड़े नेता ये चाहेंगे कि इनका वर्चस्व रहे, इसलिए ये हार जाएं तो अच्छा है, हमेशा के लिए टंटा मिटे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी करेगा, जो चुनाव लड़ा है वो भी करेगा, और कांग्रेस का जो समूह है वो करेगा। और ये 22 जगहों पर पूरे के पूरे एक एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ रहेगी कि कोई वजह नहीं थी, कोई वजह नहीं थी कि पार्टी छोड़ के आज की तारीख में आप चले जाएं। और कोरोना उसके बाद फैला। आज ये शिवराज जी की सरकार के खिलाफ ये कोरोना का जो महामारी है, और जो लोग परेशान हुए मध्य प्रदेश के, ये सब चीज़ भी जाने वाली है, ये एंटी इनकम्बेंसी भी जाने वाली है, और 22 की 22 सीट कांग्रेस जीतेगी। ये मैं दावे। अजय बिश्नोई साहब, जवाब दे दीजिए। बहुत सारे आरोप पीसी शर्मा जी ने लगाए हैं, और एक छोटे से सवाल का जवाब इसके साथ में और ऐड कर दीजिएगा कि अगर पार्टी को चुनना पड़ा कि सैक्रिफाइस करके आने वाले नेता को टिकट देना है क्योंकि प्रॉमिस है, वायदा है, या फिर दूसरी तरफ ऐसा कार्यकर्ता जो आपके साथ लंबे समय से बना रहा, पहले भी लड़ता रहा आपके साथ, और वो अगर सक्षम है तो उसको टिकट देना है? ये दोनों बातों का आप उत्तर जरूर दीजिए। पहले तो पीसी शर्मा आप जी को मैं बात कहना चाहता हूँ कि सत्तू पांडे यदि ख्वाब देखना चाहते हैं, चाहे सोते में से जागते में देखें, हमें कोई एतराज नहीं है। आप कह रहे हैं किसानों के ऊपर गोली चली थी, वो मंदसौर में जहां गोली चली थी वहां 5 में से 4 आज की तारीख में बीजेपी के विधायक हैं। चुनाव हम वहां पर चुनाव जीते थे। आपको ये फिर बता रहे हैं कि इस 15 साल के अंदर ही किसान को
10 घंटे लाइट खेत में मिलना शुरू हुई। इस 15 साल के अंदर ही गांव के अंदर 24 घंटे घरों के अंदर लाइट मिलना शुरू हुई, वो बीजेपी के सरकार में मिली थी। किसान को 0% पे ब्याज मिलना शुरू हुआ था तो वो इसी सरकार में मिलना था। एमएसपी पे जो उसकी खरीदी प्रारंभ हुई थी वो इसी सरकार बीजेपी की सरकार में हुआ था। जो कुछ मिला है उसके गांव की गलियां पक्की हुई हैं, गांव तक पहुंचने की सड़क बनी है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार सड़कें बनी हैं, ये सब 15 साल में बना था। एमएससी के मामले में कांग्रेस में केंद्र की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन जो है लफाजी के कुछ नहीं मिला, ये बात वोटर जानता है, इसलिए वोटर उसका जवाब देने के लिए तैयार है और हम पूरे जो है विश्वास के साथ वोटर के पास जा रहे हैं। और दूसरी बात जो आप पहले मैं दोहरा चुका हूं, फिर से बोल देता हूं कि सिंधिया और बीजेपी जहां एक हैं वहां कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। आपने एक सवाल जो किया वो छोटा सा नहीं, वो बहुत बड़ा सवाल है, मेरी औकात के बाहर का सवाल है, इसलिए उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं कि किसको टिकट देंगे और किसको नहीं देंगे, किसका बलिदान नापेंगे और किसका नहीं नापेंगे। ये फैसला पार्टी के जो नेता करते हैं, मैं उनसे बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, इसलिए उसका जवाब देने में मैं असमर्थ हूं, क्षमा चाहता हूं। चलिए, ये भी आपका बड़प्पन है अजय जी, लेकिन एक बात आप पीसी शर्मा जी को धन्यवाद दे सकते हैं। वो कह रहे हैं आप मंत्री बनने जा रहे हैं, शुभकामनाएं वो आपको यहीं से दे रहे हैं, तो आप उनको चाहें तो धन्यवाद जरूर दे सकते हैं कि आप चुने हुए विधायक हैं और आप जो है मंत्री पद लेने जा रहे हैं। पीसी शर्मा जी हमारे मित्र हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हम दोनों का हृदय से तार जुड़े हुए हैं, इसलिए हम एक दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। वो मेरे शुभचिंतक के नाते शुभकामना दे रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और इसके पहले भी एक चैनल में साथ थे हम। जी जी, चलिए शर्मा जी, अब एक सीरियस एक सवाल, अंतिम सवाल, एक सीरियस और फाइनल सवाल। ये आप भी जानते हैं एक राजनीतिक तौर के ऊपर, चुनावी राजनीति 22 जगहों पर। जी जी शर्मा जी, बस एक छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा। राजनीतिक तौर पर जितने उपचुनाव हुए हैं, जिसकी सरकार रही उसको बेनिफिट मिलता रहा है। दूसरी तरफ आपका एक स्ट्रॉन्ग धड़ा, आपका एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा जो आपके क्षत्रप कहलाते थे वो टूट चुके हैं और उनके साथ बहुत से ऐसे कार्यकर्ता, आपने कहा कि 10 लोग टिकट मांगते थे, लेकिन ये बात क्या अलग और सच नहीं है कि उसमें से 8 लोग जो हैं वो उसी खेमे के उसी हिस्से के आया करते थे, तो वहाँ 1 या 2 लोग ही बचे होंगे, उनमें आपको दिक्कतें आएंगी और उसके लिए पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, एक चीज है, एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि कमलनाथ जी पे जनता का विश्वास नहीं था, तो हम झाबुआ का चुनाव 28,000 वोटर जीते थे, जो 50 साल में कभी भी इतने वोट से कांग्रेस नहीं जीती। ये कमलनाथ जी के काम करने की शैली की वजह से हुआ था। दूसरी चीज जो आपने कही है, ये मैं कहना चाहता हूँ, जो अजय बिश्नोई जी ने कहा कि वहाँ बलिदान होगा इन 22 सीटों पे, तो आपको मान के चलिए बलिदान होगा। और बलिदान किसका होता है भाई? अगर ये इन लोगों को मिला, जो 22 के 22 लोगों को, तो ये बलिदान भारतीय जनता पार्टी के ही दूसरे नेता और कार्यकर्ता लेंगे। ये क्या और मान लो किसी और को दे दिया तो कांग्रेस के जिसको नहीं मिलेगा, जो गया है वहाँ, तो वो लेगा बलिदान। लेकिन बलिदान 22 जगहों पर उन लोगों का ही होना है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा, चाहे इधर वाला हो चाहे उधर वाला हो। क्योंकि जो आप कह रहे हो कि वहाँ पे लोग नहीं, तो डॉक्टर गोविंद सिंह सालों साल जीतते रहे, केपी सिंह, ठीक है, नाम को लेकर पीसी शर्मा जी हमने एक लंबी रिपोर्ट दिखाई भी और उस पर डिटेल बात की। क्षमा कीजिएगा, आपको बीच में टोक रहा हूं क्योंकि वक्त समाप्त हो गया मेरे पास में, इससे ज्यादा चर्चा में नहीं ले पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए, जुड़ने के लिए और इतनी बेबाकी से खुलकर इस गंभीर विषय पर बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।